तो जो पहले भेजी वाली वर्कशीट है ना वो निकालो, हाँ, जिसमें अंडरलाइनिंग जो रूल्ड नोटबुक पे लिखा हुआ है, रूल्ड पेपर पे लिखा हुआ है ना, वो वाला। मैं बताती हूँ, तो मैं इसमें से कुछ चीजें मैंने करवाई होगी, कुछ चीजें मैं नहीं करवा रही। उसको सर्कल कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवा दिए और कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए होंगे, वो सिर्फ इसलिए, ठीक है ना, 24-25 वाली मैं अभी करंट करवा रही हूँ, वो मैंने रिविजन के लिए रखी थी। ग्राफ वाले क्वेश्चन को डाल दिया ना मैंने इसमें। अगर आप इन 5 पेजेस को ही चेक करते हो, ठीक है, आप खुद देखो, ये मैंने आपको जो वर्कशीट भेजी है लिखकर, ये कुछ नहीं किया हुआ, मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक आपके प्रैक्टिस वाले फॉर्मेट में लिखा है, तो इसमें आप चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में करवाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, क्वेश्चन 5 कर सकते हो, क्वेश्चन 6 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में ना ये वाला क्वेश्चन शायद मुझे करवाना पड़े आपको, ये आपकी एनसीईआरटी में से है, लास्ट ईयर वाली, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन 5 मैं इसको जो बता चुकी हूँ डिस्कस, वो डिलीट करती हूँ। क्वेश्चन 5 मैं करवाऊंगी आपको। क्वेश्चन 7, 8, 9 कहीं ना कहीं क्लास में क्वेश्चन नंबर 8, 9, फिर देखो इसके बाद मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 10 लिखना था, 8 ही लिख दिया, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, मोर और लेस आपकी 9th वाली बुक से है, ठीक है। 5th में अभी करवा देती हूँ। उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया, जो कि आप कर सकते हो, ये एनसीईआरटी ओल्ड वाली में से, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो, लास्ट ईयर ये पेपर में भी आया था। और क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं फ्रैक्शंस में, और मैंने 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 यश वाला ये क्वेश्चन करवा दिया, 3 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर, है ना, ये क्लास में करवा दिया था, तो ये करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी सिलेक्टिव मैंने तो कर दिया कि कुछ चीजें आप खुद कर सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो, नहीं आएगा तो क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे डाउट्स। देन क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया, 7th मुझे करवाना है, दिस इज डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम मोशन, क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है। आज 7, 8, 9, 10, 11 बहुत जरूरी है, 11th करवाऊंगी, 11th भी करवा दिया आपको, है ना, 11th भी मैंने करवा दिया, 11th करवा दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन करवाने हैं 7, 8, 9, 10, ये 4 क्वेश्चन करवाने हैं। उसके बाद आते हैं बाकी बचे हुए पेजेस पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला 8 भी मुझे करवाना है अभी, ये वाला क्वेश्चन करवाना है। देन 9th करवाना होगा, अच्छा ये तो मैंने करवाई दिया, ये करवाना है। 11th मैंने करवा दिया है। 12th भी आप कर सकते हो, पर आई विल जस्ट फॉर्म द इक्वेशंस। 13th करवाऊंगी, 14th, 15th ये आपका ग्राफ का इक्वेशन हो गया। ये 16th क्वेश्चन है ना, अभी फिलहाल के लिए आई वुड आस्क यू टू लीव दिस क्वेश्चन, जब क्लास में भी डिस्कस हो जाएगा ना एक्सरसाइज और 1-2 हम रियल नंबर्स कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स एबीसी वाले हैं ये, ठीक है। अभी लीनियर इक्वेशंस की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे उस पे कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन, ये आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 हो सका तो आज क्लास में करवा दूंगी, वरना ये खुद आप ट्राई कर सकते हो। 19th फ्रॉम एग्जाम्पलर है, 20th भी ऐसा ही कुछ है एग्जाम्पलर से, और एक बार बोर्ड में भी आ चुका है। और 21 जो मैंने कल 600 वाला करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है ये। 22 मोर और लेस लॉजिक वाला, ये शायद ये भी कर लेंगे, और ये वाला 23 भी, और 24 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर है, ठीक है। तो इनमें से जो मैं नहीं करवाऊंगी वो मोर और लेस सिमिलर होंगे। आपका टारगेट है कि नेक्स्ट वीक तक ये वर्कशीट आप पूरी कर लो। रियल नंबर्स में कुछ ज्यादा काम नहीं है, उसकी वर्कशीट में भी बहुत डिटेल्ड काम करना नहीं है, वो मोर ऑफ आपका ब्रेन काम करेगा, अंडरस्टैंडिंग, और उसमें लिखने का काम कम होता है रियल नंबर्स में, ठीक है, राइट। तो हमारी कोशिश है कि आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस और ग्राफ भी 1-2 ग्राफ करवा दूं, राइट।
तो पहले आते हैं, चलो लिखो, अब पहले से हमने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में शुरू करते हैं। वैसे जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, इट विल कम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करूंगी। Question number 4. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and can row upstream 4 kilometers in 2 hours. ये क्वेश्चन को अगर समझना है ना, तो पहले मुझे ये दो चीजें समझनी है, what is downstream and what is upstream. समझना भी है और उसे याद भी करना दबा दो। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें। डाउनस्ट्रीम एक रिवर होती है, उसके ऊपर बोट चल रही है। ठीक है, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जैसे सीढ़ियां चढ़ने की और सीढ़ियां उतरने की। मुश्किल क्या होता है, सीढ़ियां चढ़ना कि उतरना। चढ़ना मुश्किल होता है बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। उतरना बिकॉज यू आर इन फेवर। आपकी साइंस में कहती है कि यू आर मूविंग विद ग्रेविटी, दैट्स व्हाई योर स्पीड इज मोर व्हेन यू क्लाइंब डाउन एज कंपेयर टू व्हेन यू क्लाइंब अप। सेम ऐसा होता है कि ये आपकी नदी बह रही है नीचे, है ना, स्ट्रीम रिवर, यूजुअली स्ट्रीम बोल देते हैं इसको, और इसके ऊपर बोट है। ठीक है, तो समटाइम्स वो मूवीज में भी दिखाते हैं कि वो उसको एंकर नहीं लगाया और वो बोट चल पड़ी आगे। वो कब होगा, जब पानी इधर को जा रहा है। ठीक है, बोट आगे चल पड़ी तो इसलिए होगा कि मूवमेंट है स्ट्रीम की। ठीक है ना, तो अगर ये बैंक ऑफ द रिवर है, यहां से रिवर स्टार्ट हुई, बोट अगर इस तरफ रिवर मूव कर रही है, जैसे सी की वेव्स होती हैं, वो वापस जाती है, तो जो भी सामान होता है वो आगे अपने साथ ले जाती है ना। और मान लो कि अगर कोई चीज, अगर ये रिवर है, ये स्ट्रीम है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही है, तो क्या वो मूवमेंट कर पाएगी। बोट जो किनारे पे खड़ी हुई है वहीं पे खड़ी रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो उसको बोट को यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसको और ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, उसकी मोटर बोट को या उसकी इंजन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा टू इंक्रीज द स्पीड, है ना। साइकिलिंग करते हैं, अगर विंड हमारे अगेंस्ट आ रहा हो तो हम और जोर से साइकिल पेडल मारते हैं, और अगर साथ में जा रहा हो तो भी वी आर लाइक ईज आउट की हमारा स्पीड बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही डाउन स्ट्रीम को याद कैसे करना है, रिवर की स्ट्रीम को आप ऐसे लो। ठीक है, दिस इज डाउन स्ट्रीम मोशन, ऐसे मूवमेंट हो रही है। आपकी जो बोट है वो यहां खड़ी है। ठीक है, बोट को आप सड़क पे चलाओगे, उसके इंजन की स्पीड है, सिर्फ उसके इंजन की स्पीड है, तो बोट की स्पीड को मैंने लिया x किलोमीटर पर आवर और x मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बोट क्या है, x किलोमीटर, और स्ट्रीम की अपनी स्पीड है, नदी अपने बहाव से चल रही है, उसको मैंने लिया y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम आने के लिए जो उसका मोमेंटम है ज्यादा हो गया, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है, बताओ खुद क्या होगा, कि खुद तो चल रहे हो, स्ट्रीम भी धक्का मार रही है, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम वो लेते हैं कि आप यूजुअली इस स्पीड पर चल रहे हो, x किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्पीड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब आप स्ट्रीम में, स्ट्रीम में तो ऐसे ही चल, आपकी बोट अब कहाँ है, यहाँ नीचे खड़ी है, अब कहते हैं ऊपर चढ़ो, इसकी स्पीड भी है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है वो तो y किलोमीटर पर आवर से नीचे चली रही है, बोट को कहा जा रहा है ऊपर चलो। तो ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उसे ऊपर चढ़ना है, तो उसकी अपनी स्पीड को y से ज्यादा रखना होगा, स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा रखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीड अपस्ट्रीम। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है, राइट। और ये डाउन स्ट्रीम कैसे बना, कि आप सीढ़ियां उतर रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग डाउन, दैट्स व्हाई इट इज प्लस, क्योंकि वो आसान है तो प्लस करो। एंड इफ इट्स मूविंग अप, आप क्लाइंब अप कर रहे हो लैडर व्हिच इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई यू सबट्रैक्ट द टू स्पीड्स। और क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट हो रही है, ये नहीं वहीं पे खड़े हो, मुझे धक्का लग रहा है तो वहीं पे खड़े हो। ठीक है, यू आर गोइंग अप, आपकी बोट जो है वो आगे मूव कर पा रही है,
राइट। तो इसका मतलब हमारी स्पीड जो है वो x माइनस वाई होगी, y माइनस x मत करना। बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं। सो राइट दीज टू थिंग्स टुगेदर। इसको रट्टा मारना है, जैसे हमने डिस्टेंस स्पीड टाइम में सोचा था वैसे ही करना है इसको। इसको लिख लो, ये कॉन्सेप्ट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आता है, यहाँ पर मोर और लेस डिलीट हो चुका है। सिर्फ इसमें एक ये क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। ठीक है, इस चीज को लिखो, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपके लीनियर इक्वेशंस में एक लौता क्वेश्चन यही है जो आपको करना है, और क्वाड्रेटिक में भी यही चीज दोबारा से रिपीट होगी। टॉपिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस उसमें क्या होता है, एक चीज दी होती है, एक चीज नहीं दी। ठीक है, लिख लिया सबने ये। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ऋतु कैन मूव डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो दो तरह की उसने हमें हमेशा हमने क्या करना है लीनियर इक्वेशंस में, वेरिएबल असाइन करना होता है ना। तो दो चीजें जो हमारे लिए मिसिंग है वो क्या है, स्टिल। हाँ, वेरी गुड। तो वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कि अगर पानी की मूवमेंट ना हो, सिर्फ इंजन चल रहा हो, जैसे कार की स्पीड होती है, सड़क तो नहीं चल रही होती ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक्सकलेटर पे अगर ऊपर जा रहे हो और एंड यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, तो ऑफ कोर्स योर टाइम गेट्स रिड्यूस्ड। एक्सकलेटर भी ऊपर जा रहा है एंड यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप, है ना। तो इसका मतलब है वो आपकी अगर सिर्फ सीढ़ियां खड़ी हो और आप चल रहे हो तो आपकी अपनी स्पीड है, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाय किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में ना तीन कॉन्सेप्ट हमने, जैसे हमने डिजिट्स का मैंने आपको सिखाया था कि तीन चीजें लिखते हो, यूनिट्स प्लेस पर, टेंस प्लेस पर एक्स, यूनिट्स प्लेस पे वाई, फिर ओरिजिनल नंबर, फिर रिवर्स नंबर, है ना। ऐसे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में ना पहले अपने दिमाग में, अपने हाथ, अपने पेपर में पहले ये चीज हमने क्लियर कर लेंगे कि मेरे पास ये सब चीजें हैं। फिर मैं लिख दूंगी स्पीड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। अच्छा, प्लस करने में तो वाई प्लस एक्स भी चाहे लिख दो, लेकिन जब माइनस करना है तो पहले नंबर कौन सा आएगा, एक्स माइनस वाई। समझ में आ गया। जैसे हमने कहा था नंबर्स में डिजिट वाले क्वेश्चन आते थे, तो आपने दो तीन चीजें करनी है। एज वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको प्रेजेंट एज को सपोज कर लो, फिर हेंस और आफ्टर दिया होगा उसको लिख लो, उसके बाद हमारी क्वेश्चंस पर आओ। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चन में यू हैव टू फर्स्ट कम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चन क्या कहता है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम चल रही है तो स्पीड कितनी है उसकी, नहीं, उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। और टाइम कितना लिया है उसने चलने में, 2 आवर्स। समझ में आ गया। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इज 10। तो यहाँ पर अब मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर। ऐसे ही वही फॉर्मूला यूज करी हूँ। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने कहा था मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि लगता है वही फॉर्मूला है, बस स्पीड चेंज होती रहेगी। दो चीजें गिवन नहीं है ना, तो मुझे टाइम भी निकालना, मुझे तो निकालनी स्पीड है, वो तो सम है ना। तो सम ऑफ स्पीड्स इज 10 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अब जो आएगा तुम्हारे पास 2 किलोमीटर पर आवर, तो उनको यूज करके तुम इंडिविजुअल स्पीड्स निकालोगे, विच इज फाइन। यू सेड डाउनस्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, बट दैट 10 इज इक्वल टू एक्स। तो आई एम लुकिंग फॉर द इक्वेशन। समझ में आ गया ना, मैं इक्वेशन फॉर्म करने में हेल्प कर रही हूँ। हमारी बात बिल्कुल सही। अब डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। हमारे हिसाब से उसकी स्पीड क्या है,
x माइनस वाई, टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो यहां से आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, जितना मर्जी से का, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के इक्वेशंस को हमेशा इसी तरह से करना, डिस्टेंस स्पीड टाइम का एक फॉर्मूला लिख लेना, डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड आपने सपोज की होगी और टाइम आपको गिवन होगा, उसी को आपने कंपेयर करना है, ठीक। x की 6 y इक्वल टू 4, तो मैंने निकाल दिया दो नंबर्स का सम 10, डिफरेंस 2, है ना। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर एंड we've taken downstream speed in variables as x minus y, so that means x minus y equal to 2। समझ में आ गया, इस चीज को अच्छे से याद कर लो। इसके बाद जो आपको करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद करवाऊंगी अलग से, वो अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। हो गया सबका ऑनलाइन भी? सहज लिख लिया बेटा आपने ये? मैम सो आई कैन मूव फर्दर ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, देखते हैं। वो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस उसमें स्टेटमेंट फॉर्म करनी होती है, मतलब इक्वेशन। ये ना लास्ट ईयर की एनसीईआरटी में है, ये करवा इसलिए भी रही हूँ साथ में क्योंकि ये आपके एग्जाम्पलर में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। टोटल डिस्टेंस कितना है 300। कुछ किया ट्रेन से, कुछ किया बस से। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 300 किलोमीटर है, ट्रेन और बस में डिवाइड होना है डिस्टेंस। तो पहले केस में उसने ट्रेन से कितना ट्रेवल किया 60, तो बस से कितना हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and speed of bus separately. क्लियर हो गया? टोटल डिस्टेंस 300 दिया है, ब्रेकअप हमारे पास है कि कितना कितना डिस्टेंस उसने ट्रेन से किया, कितना कितना उसने बस से किया, दोनों की स्पीड निकालनी है ट्रेन और बस की, ठीक है। तो अपने वेरिएबल्स को क्या सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो आई विल टेक x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही लेट स्पीड ऑफ बस, ठीक है, लिख लिया सबने। अब आते हैं कि उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन से, 240 किया बस से, टाइम कितना लगा उसको कि 4 घंटे में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 300 का। लेकिन उसने एक सेम स्पीड पर नहीं किया, कुछ डिस्टेंस एक स्पीड पर और कुछ डिस्टेंस दूसरी स्पीड पर। जो ये 60 का डिस्टेंस है कौन सी स्पीड पर किया है, ट्रेन की स्पीड पर, और ट्रेन की स्पीड को आपने क्या लिया है x किलोमीटर पर आवर। और ये 240 का डिस्टेंस कौन सी स्पीड पे किया है y किलोमीटर पर आवर। और इसका टोटल जो टाइम लगा है वो हमें दिया हुआ 4 घंटे। तो आप बता सकते हो कितने घंटे वो ट्रेन में थी, वेरिएबल्स में। 60 किलोमीटर शी इज ट्रेवल्ड बाय ट्रेन at the speed of x kilometer per hour. So what is the time she was sitting in the train? 60 kilometer is the distance जो उसने कवर किया x की स्पीड पर। तो आप टाइम बता सकते हो कितना होगा, 60 अपॉन x। नंबर नहीं बताना, मैं आपको कह रही हूँ वेरिएबल में ही बताना है। समझ में आ गया? हमें दोनों का इकट्ठा टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, लेकिन कितना ट्रेन का है कितना बस का है वो 1+3 है, 2+2 है, 3+1 है, मुझे नहीं पता। तो मैं उसे वेरिएबल में ही निकालूंगी। बहुत सारे नंबर होंगे, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ कि वेरिएबल में मुझे पता है कि दिट इज 60 बाय x। ऐसे ही बस में कितनी देर ट्रैवल किया, 240 अपॉन y। समझ में आ गया? और इन दोनों को टाइम कितना लगा,
समझ में आ गया? फिर से हमारी इक्वेशन किस में बनी है? टाइम में। स्पीड को सपोज कर लिया एक वेरिएबल, है ना, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो टाइम के लिए एक हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उससे हमारी इक्वेशन बनेगी। आप दूसरे वाले की बता सकते हो, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4 और 10 मिनट्स लॉन्गर दिया हुआ है, 4 आवर्स 10 मिनट्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए? स्पीड को क्या लिया है तुमने? किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर भी टाइम आएगा आर और यहाँ पर भी आएगा आर, तो हमेशा टाइम को किस में कन्वर्ट करोगे? आर से। ठीक हो गया? तो 4 आवर्स 10 मिनट्स क्या बन जाता है? 4 कंप्लीट आवर्स है। 10 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? 10/60। ठीक है, इनको हमने कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 25/6। ये मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी ना, 1/x 1/y की। बहुत बेसिक सी इक्वेशन है जो हो सकता है आपके टर्म टेस्ट में पूछा जाए सॉल्व करना। और एनसीईआरटी भी, जो सीबीएसई भी है ना, वो ऐसे वाले क्वेश्चंस पेपर में दे देते हैं। सैंपल पेपर में पिछले साल दिया हुआ था ये पेपर, ये क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करोगे, आंसर्स आपके पास है, इक्वेशन हमने बना ली है, लेकिन मंडे तक ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन रिपीट किया जाए। समझ में आ गया ये? राइट? मैं आपको जो कीवर्ड्स बता रही हूँ ना, जो लाइन ऑफ एक्शन बता रही हूँ, हमेशा वेरिएबल सपोज कर लो, जो हमारे एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना उसमें वेरिएबल रख लो कि वो एक्स है वो वाई, जो निकालना है उसको एक्स वाई सपोज कर लो। फिर कोशिश करो कुछ एक चीज हमें नंबर दिया होगा, राइट, और उस नंबर के साथ, जैसे डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई से 99.9% होता है, 99.9% कह रही हूँ मैं, कि आपका इक्वेशन टाइम में बनता है। तो आपने डिस्टेंस आपको दिया होगा, स्पीड आपके पास आपने एक्स और वाई सपोज की है, तो टाइम के लिए एक्सप्रेशन निकालोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और उसके साथ आप अपने टाइम से इक्वेशन फॉर्म करोगे। जैसे यहाँ पे 4 घंटे दिया हुआ था तो आपने 4 से किया। यही सेम क्वेश्चन लीनियर में आने के चांसेस बहुत ब्लीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आए। क्वाड्रेटिक में क्योंकि बुक में ही वो दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने वो डिलीट नहीं किया हुआ, तो क्वाड्रेटिक के लिए ये मैं आपको फिर से करवाऊंगी चीजें। लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, बस उसमें ये होता है कि एक स्पीड हमें लेनी होती है, बस उसने स्पीड में ना रिलेशनशिप दे दिया होता है कि मैं कहती हूँ बस की स्पीड ना ट्रेन की स्पीड से 10 किलोमीटर कम है, तो आपके पास एक्स और वाई में रिलेशनशिप आ गया, बिल्कुल, या एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी वाई प्लस 10, ठीक है, या वाई इक्वल टू एक्स माइनस 10, जैसे भी। क्लियर हो गया? इसको घर पे सॉल्व करना, आंसर्स आपके पास है। अब आते हैं, क्योंकि मुझे ग्राफ भी करवाना है आज, अब आते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगेन ये क्वाड्रेटिक में फिर से रिपीट होगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। स्टेटमेंट लिखी थी सबने? अगर नहीं लिखा होगा मुझे बता देना, कोई बात नहीं। ग्राफ अगर मैं ट्यूसडे को करवा दिया तो ट्यूसडे को करवा दूंगी, कल क्लास नहीं होगी, संडे इज हॉलीडे, ठीक है। ग्राफ को मैं करवाई दूंगी आज, उतना लंबा करवा। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, दिस इज क्वेश्चन ऑफ, लिख लो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इसमें आपके ये मैन वुमेन वाले आएंगे क्वेश्चन, बॉयज मैन वाले आएंगे, ऐसा ऐसा ना वर्ड्स दिया होता है, बॉयज मैन, राइट। और एक आते हैं इसमें पाइप्स वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, मतलब ये सब चीजें मेंशन की होगी ना, तो आप मान लेना कि आपका ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है और चलता है एक तरीके से ही है। समझ में आ गया? अब होता क्या है, ये है बिल्कुल टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन फर्क इसमें क्या है, जैसे स्पीड पे चल रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो मुझे पता है कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने एक नंबर दे दिया। डिस्टेंस के लिए मेरे पास एक नंबर होता है, 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। लेकिन अगर दीवार बनानी है ना, तो मिस्त्री आके कहता है कि मैं 3 दिन में बना दूंगा, और दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं तो 2 दिन में बना देता हूँ।
दोनों की क्या फर्क है? काम करने की स्पीड। लेकिन क्या मैं उस दीवार को क्वांटिफाई कर सकती हूँ? यूजुअली हम नहीं करते। दीवार बनाई, कितनी स्क्वायर फीट बनी, वो हम सब नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। तो वो कहते हैं कि मैं तो 2 दिन में बनाऊंगा, तो हम करते हैं कि अच्छा ये तो 1 दिन में आधी दीवार बना देगा। 3 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/3 करेगा। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि वर्क को ना क्वांटिफाई नहीं किया जाता। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, दीवार को तो तुम फिर स्क्वायर फीट में कर दो, एम्ब्रॉयडरी वर्क में हम फूल गिनते मिलेंगे, पत्तियां गिनते रहेंगे। वही हुई ना एम्ब्रॉयडरी। या फिर हमने कोई पैटर्न बनाया तो पैटर्न में कितना हुआ। तो इतना हम क्वांटिफाई नहीं करते हैं कि तूने 4 बनाया 5, क्योंकि समटाइम्स दे कैन मेक 5 आल्सो एंड नेक्स्ट डे दे कैन मेक 4। समझ में आ गया? तो जो कारपेंट्री वर्क होता है, जो दीवार बनाने का काम होता है, या जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, फिर नीटनेस होती है। इसीलिए इन चीजों को, क्योंकि हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते वर्क को, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 डे वर्क के बेसिस पर काम करते हैं कि 1 दिन में कितना काम किया, बिकॉज टोटल वर्क इन नंबर्स इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है? एक कुएं को भरना है या एक हमें टब भरना है। अब एक वर्कर है 2 बाल्टियां उठाकर लेके जाता है, और एक जैसा होगा वो 1 बाल्टी उठा उठा के लेके जाएगा। राइट? ब्रिक्स जो होती है वो ऊपर लेके जानी होती है, होता है ना, मजदूर काम करते हैं ब्रिक्स ऊपर लेके जाने को। कोई क्या करता है 4-4 ब्रिक्स उठाता है, कोई 8 भी उठा लेता है। समझ में आ गई बात? ये या लिफ्ट यूज किया तो उससे और डिफरेंट काम हो गया। तो इस तरह से टोटल वर्क जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ठीक है? While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and time taken by 1 man alone to do the work. कि अगर सिर्फ एक वुमन को लगाया जाए और एक मैन को लगाया जाए तो कितने दिन में काम करेंगे? लिख नहीं रही होंगे पूरी, इसको अंडरलाइन नहीं किया देखो। 1 woman alone and 1 man alone. ठीक है? मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में पहली चीज हमने क्या सोचनी है स्टेटमेंट प्रॉब्लम में, कि एक्स क्या है वाई क्या है। तो हमें दिया क्या हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone। तो मैं क्या लिखूंगी, लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman alone कितना आ गया, x। और क्योंकि मुझे डेज दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख दूंगी डेज। समटाइम्स आवर्स दिया होता है तो मैं लिख दूंगी आवर्स। ठीक है? ऐसे ही लेट द टाइम टेकन बाय 1 man alone वाई, है ना? तो मैंने आपको कहा था इसमें जो हमारा कीवर्ड है, जो पॉइंट ऑफ फोकस है, वो है 1 डे वर्क। कि एक मजदूर ने क्या 10 दिन में, टाइपिंग वर्क होता है, 200 पेज करने हैं टाइप, है ना? मुझे प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैंने कहा कि 200 पेज टाइप करने हैं। So I am with my typing speed, I am doing like 4 pages per day, right? अब मैं आप कहती नहीं यार, इससे काम पूरा नहीं होगा, I engage my friend, उसको कहते तुम भी आ जाओ। तो वो मिलकर 5 days, वो 5 पेजेस कर रहा है, दोनों ने मिलकर 9 पेजेस कवर कर दिए 1 दिन में। समझ में आ गया? तो इसमें मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन टारगेट नहीं है कि मैं पहला एक स्टेप करूंगी तो दूसरा बंदा दूसरा स्टेप करेगा, सब अपना अपना काम कर। काम ये ऐसा होता है, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में काम दिया जाता है ना, ये प्रोडक्शन लाइन ना डिपेंडेंट नहीं होती है। एम्ब्रॉयडरी वर्क ये नहीं कि पहले एक वुमन काम करेगी, उसके बाद एक आदमी काम करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा। दे आर वर्किंग टुगेदर, साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें 1 डे वर्क लगाना है। 10 दिन में काम होता है तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1/10। अगर 15 डेज में काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 1/15। अगर 25 डेज में काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना है? ठीक है? अगर 25/4 डेज में काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 1/25। हमेशा हमने 1 डे वर्क लेकर चलना है। तो अगर x दिन में काम हो रहा है तो 1 दिन में कितना काम होता है? ठीक है? बाय अ वुमन, एक अकेली वुमन 1 दिन में 1/x काम करेगी। ठीक है? क्लियर हो गया?
एक मैन कितना काम करेगा एक दिन में? 1/5। लेकिन आपने कितनी वुमेन एम्प्लॉय की है? 2। एक वुमेन 1/x, दूसरी वुमेन भी 1/x, तो काम कितना हुआ? बाय वुमेन 2/x। ऐसे ही बाय 5 मैन 5/5। और 4 दिन में काम पूरा हो गया, तो इकट्ठे मिलकर अगर 4 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना इकट्ठा काम किया है? 1/5। योर टाइम आना होता है इसको बहुत, इसका क्योंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग से है। व्हेन यू वर्क इन, ये एक्चुअली नंबर्स के साथ पहले सिखाया जाता था एनसीईआरटी में, 7th में ना, आई रिमेंबर ये चीज होता था टॉपिक। यू वर गिवन नंबर की दो कि वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 5 days। 4 वुमेन लगा दी, 10 मैन लगा दिया, बताओ काम कितनी जल्दी पूरा हो? या काम हमें 4 दिन में पूरा करना तो कितने मैन लगाए कितने वुमेन लगाए? समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चंस नंबर्स के साथ ना प्रैक्टिकली बहुत हमारे, मुझे याद है क्वेश्चन होते थे। दूसरी बुक्स में अभी भी है, आईसीएसई की बुक में अभी भी है, पर आपकी बुक में नहीं, एनसीईआरटी। तो इसी चीज को मैं बहुत और डिटेल नहीं समझा पाऊंगी, इसमें फ्रैक्शन कर लो, रट्टा मार लो। 1-2 साल पहले बच्ची थी, उसने कहा था मैम मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं रट्टा मारूंगा कि ऐसा क्वेश्चन होगा 2/x 5/y और टाइम का भी 1/4। तीनों टाइम है ना, x डेज, y डेज, 4 डेज, वो सब मैंने डाल दिए। तो कहती मैम ये ठीक है कि गलत है? मैं बिल्कुल सही है, ज्यादा सोचना भी। तो जब भी क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन देती थी उसके पहले स्टेटमेंट, उसने मतलब क्वेश्चन लिखा है उसके साथ ही इक्वेशंस बना दी, रट्टा मारा। समझ में आ गई? समटाइम्स मैथ्स में करना पड़ता है। उसके बाद 3 वुमेन, क्या इक्वेशन बन जाएगी? 6 मैन 6/y, कितने टाइम हुआ? ये भी सॉल्व करना आता है। और ये भी क्वाड्रेटिक में आएगा आपको, फिर से जब करवाऊंगी। उसमें क्या दिया जाता है कि मैन टेक 5 days लॉन्गर, 5 days मोर। समझ में आ गया? हाँ, एक्स और वाई में रिलेशनशिप दे दिया, तो पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में हो जाती है। इसको प्लीज सॉल्व कर लेना, आंसर आपके पास है और आंसर डेज में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ऐसा ही मेन वुमेन को पाइप से रिलेट कर दो। स्विमिंग पूल फिल कर रहे हो, है ना, थोड़ा लेट हो गए, एक पाइप चलाई हुई है, नहीं नहीं यार जल्दी फिल करना है, दूसरी पाइप भी लगा दी। या पानी एक मोटर से आ रहा था, दूसरी मोटर से अभी नहीं आया, दूसरी मोटर से भी आ गया, टुगेदर दे आर फिलिंग द पूल। टंकी भरनी होती है ना, तो ऐसा ही सब काम चल रहा है, राइट? तो इसी चीज को, इसको लिख लो पहले, टाइम एंड वर्क को। वो भी सेम चीज है, मतलब मेन वुमेन एंड पाइप्स ऑल आर सेम। ठीक है, नो ऑफेंसेस टू एनी अदर पर्सन, ये कुछ नहीं है, स्किल सेट होते हैं, आप वर्कर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो मेन वुमेन समझना आसान है, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर होती है ना, कितना कितना देते हैं हम उसे, पेमेंट देते हैं, तो उसके बेसिस पर भी एम्प्लॉय, अगर कोई ब्रिज का काम चल रहा है तो कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करने चाहिए, कितनी लेबर एम्प्लॉय करें, वहां पर ये चीजें यूज होती प्रैक्टिकली। तो वहां पर आप इक्वेशंस नहीं फॉर्म करते हो, वहां पर अगर आप देखोगे ना, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा 4 बंदे और लगा दो, 10 बंदे और लगा दो, नहीं नहीं वो नहीं लगाओ, वो लगा दोगे तो अच्छा काम होगा, जल्दी स्पीड अप हो जाएगा, राइट? तो जब ये चीजें समझ में आती है तो आप उससे उन चीजों को बैठकर अच्छे से मैनेज कर सकते हो। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं पाइप्स वाले क्वेश्चन पर। इरेज कर रही हूं मैं। इक्वेशन सॉल्व करने में कभी भी मुश्किल आएगी तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को पहले आधा घंटा यही करवा दूं, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं आपके। अब आते हैं पाइप्स वाला क्वेश्चन जो होगा। तो कोई बात नहीं, काम करवा दो, सब चिंता मत करो। ये साइंस का टेस्ट है आज, ग्राफ तो मैं करवा दूँ, साइंस का टेस्ट तो नहीं है ना? क्वेश्चन 19-20 करवाऊंगी, इसके बाद मैं ग्राफ तैयार। It takes 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. 2 पाइप्स को इकट्ठा ले रहे हैं और 12 घंटे में स्विमिंग पूल फुल हो जाता है। ठीक है, पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, दोनों ने डिफरेंशिएट कर दिया कि एक बड़ी पाइप है एक छोटी पाइप है।
is used for 4 hours, pipe of smaller diameter 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take to fill the pool by each pipe individually? तो पहले x और y क्या लेंगे? हाँ, let the time taken by larger pipe. X hours, time taken by smaller pipe. Right. Hours. यहाँ पे आवर्स दिया ना, आवर्स. मैन और वुमेन में भी अगर आवर्स दिया हुआ है तो आवर्स, डेज दिया हुआ है तो डेज, मिनट्स दिया हुआ है तो मिनट्स. समझ में आ गया? आपकी स्पीड भी अगर मीटर पर सेकंड में दी जाती है तो मीटर पर सेकंड. किलोमीटर है, आवर्स है, किलोमीटर पर. किलोमीटर पर मिनट बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम होता है कि मीटर पर मिनट कर दें, बहुत कम. ठीक है, अब आते हैं पहली इक्वेशन. आपको लगता है क्या बनेगी? दोनों पाइप्स को यूज किया, 12 घंटे में पूल फिल हुआ. x प्लस वाई में क्या करना होता है इसमें? 1 डे वर्क. तो x आवर्स में पूल पूरा फिल हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना, या एक घंटे में ना, हाँ, पर आवर कितना वर्क हो गया? 1 डे वर्क, 1 आवर वर्क कितना हो गया? 1/x. दूसरी पाइप का 1/y, और टोटल क्या है? 12. तो इसका भी 1/. समझ में आ गई बात? नहीं पता, एक छोटी है एक बड़ी है, इक्वल डायमीटर होगी तब इक्वल इक्वल काम कर. यहाँ पे एफिशिएंसी फर्क, प्लस टाइम को आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते. बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपने पूल की कैपेसिटी को 1 ले लिया. 1 लीटर है पूल की कैपेसिटी, तो वो लेकर आ रही है 1/x लीटर पर आवर. दूसरा लेके आ रहा है 1/y, 100 ले लो. चलो, पूल की कैपेसिटी जो है ना वो 100 लीटर है, तो 100/x लीटर पर आवर आपका आ रहा है, 100/y लीटर पर आ रहा है, 100/12 यूनिट्स पर आवर इतना आ रहा है. समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? जैसे मैंने पेजेस किया था कि मैं 5 पेजेस लिख रही हूँ और दूसरा 4, तो एक दिन में 9 पेजेस हो गए. समझ में आ गई बात? ये बट इफ आई से आई राइट 4 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, तो उसके हिसाब से. क्लियर हो गया इतना? अब दूसरी इक्वेशन में उसने क्या लिखा है? पाइप ऑफ लार्जर डायामीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स. तो ये जो ये एक्स वाली पाइप है, इसने कितने घंटे काम किया है? 4. 4 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स काम किया है. और 1 घंटे में कितना काम करती है? 1/x. तो 4 घंटे में कितना काम होगा? 4. दूसरी पाइप को यूज कर रहे हैं फॉर 9 आवर्स, 9/y. कितना पूल फिल हुआ? हाफ. ठीक है, क्लियर हो गया? पहली बार में नहीं समझ में आएगा, रट्टा मारना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ऐसे ही इक्वेशंस फॉर्म करनी है. ये 3-4 क्वेश्चन है जिन्हें याद कर. ये वाला और ये वाला तो एग्जैक्टली ऐसे ही आता है, इसकी कोई वेरिएशन और नहीं मिलेगी. आप समझ में आ गई बात? ये अब ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन 20th वाला एक बार ट्राई करो, इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो. वही मैं पाइप से एंड पाइप बी कर लेती हूँ, इसमें एक्स एंड वाई. ठीक है, लिख ली सबने स्टेटमेंट? ये लिख लिया? ये खत्म नहीं हुआ. आप ये कहो ना कि बस मैंने आज करवा दिया और काम खत्म है, ऐसा नहीं है, ये चलता रहेगा. कभी भी आपको दोबारा समझना है तो प्लीज टेल मी इन द क्लास में, हम फिर से समझा दो पाइप वाला क्वेश्चन, तो हम फिर से रिपीट करेंगे यही सब बातें. जब तक आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी, पैटर्न है, बस उस पैटर्न को याद कर लो. 2 pipes A and B can together fill a pool in 15 hours. तो ये 15 आवर्स वाले की इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1/y is equal to 1/2. समझ में आ गया ना? टैप्स A and B are kept open for 12 hours. टैप A ने भी 12 घंटे काम किया, टैप B ने भी 12 घंटे काम किया, तो क्या लिखोगे? 12/x प्लस 12/y. उसके बाद टैप B को बंद कर दिया. It takes another 8 hours.
एंड दैट इज इक्वल टू टैब बी इज क्लोज बेटा। तो तब उस पर पाइप ए ने काम किया, पाइप ए को हमने एक्स लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, टैंक पूरा ही भर गया, तो 1 हो गया इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/x प्लस 12/y इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अगर ये 1 समझ में नहीं आता तो इसको समझाने का एक वे ये है, आपने कहा 15 घंटे में काम पूरा हो रहा है, दोनों पाइप 15 आवर्स में काम कर रही है, पूरा टैंक भर रही है ना मिलकर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15/x प्लस 15/y, बात वही है। अब उनका अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इस टाइम को उनके साथ मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात ये सबको। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई, इसको सॉल्व करना। अब आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन पर, बाकी सब आप कर लोगे, अगर फिर भी मुश्किल हुई तो मैं करवा दूंगी। तो पहले आ जाते हैं बेस्ड ऑन ग्राफ ना, मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ग्राफ पेपर ओपन कर लो अपना, अगर ग्राफ पेपर नहीं है अपनी नोटबुक्स पे पेंसिल स्केल ले लो। ग्राफ का काम ना आपने 9th में भी किया था, 9th में मैंने आपको अच्छे से करवाया होगा। है सबके पास ग्राफ पेपर? वेरी गुड। पेंसिल स्केल से ले, पेंसिल स्केल है, क्यों नहीं लेकर आया? क्या नहीं लेकर? तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस हो, तुम तो लेकर आती हो। ये स्केल है मेरे पास, किसी के पास नहीं है तो बता दो मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। पेंसिल शार्पन लेकर, पेंसिल है, पेंसिल करोगी? नहीं ले ले पेंसिल, स्केल शार्पनर मिलना मुझको, अगर इससे काम कर सकती हो तो यही रहता है। हाँ मेरे को एक्चुअली आई एम यूज्ड टू वर्किंग विद अ पॉइंटेड पेन, तो मुझे बड़ा गंदा लगता है, वरना ये लेड पेंसिल है, मतलब कर लेती आई हैव, मुझे मतलब बहुत ही पॉइंटेड पेंसिल से काम करने का, आई यूज लेड पेंसिल। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आते हैं अपने वाले। ठीक ठाक है, मुझे वापस करके जाना, यहाँ पे 2-3 स्केल पड़े थे, सब उठा के ले गए। ये आखिरी के है, स्टेशनरी बहुत है, मतलब सब इधर उधर घूम रही है। अब ये लास्ट पेज हमारा है लीनियर इक्वेशंस का, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएगा ही आएगा। ग्राफ का क्वेश्चन जितना इजी है उतना ही टाइम लगता है, नीटनेस में नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। अब जो जो गलतियां मैं यहाँ पे करूंगी वो आपने नहीं करनी है, कि मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है। पहली बात तो हमें ग्राफ पे इन 2 इक्वेशंस को ड्रॉ करना है जो दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू ए। ये होता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये 2 लाइंस का सॉल्यूशन निकालने का मतलब है हमें इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर वो पैरेलल है या फिर वो कोइंसिडेंट है। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हमने देखे थे, या तो होगा यूनिक, या होगा नो सॉल्यूशन, या होगा इनफाइनाइटली मैनी। तो ग्राफ में यूनिक के लिए क्या बननी चाहिए, intersecting lines, and if they ask for unique solution, that solution is the intersection point. नो में क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इनफाइनाइटली में विल हैव कोइंसिडेंट लाइंस। सो इफ दे आस्क यू फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट, तो मुझे क्या निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन। मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो मुझे अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना आता है, पर आपको लिख कर दे दिया कि कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। बात समझ में आ गई? तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेम एज यूनिक सॉल्यूशन। अलजेब्रा में यूनिक सॉल्यूशन निकालो, अब हर बार तो मैं पेन पेपर लेके ग्राफ लेकर नहीं बैठूंगी ना,
ग्राफ लेकर आऊंगी, फिर उसको ड्रॉ करूंगी, फिर उसको एग्जैक्ट में जाऊंगी। तो मैं यूनिक सॉल्यूशन को नंबर्स के साथ, कैलकुलेशन के साथ कर सकती हूँ, जिसमें मुझे प्रिसीजन नहीं चाहिए होता है, राइट, कि टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन जाए, मैं हाथ से ऐसे लाइन बनाऊं, वो ग्राफ में नहीं हम कर सकते, लेकिन अलजेब्रा में हम कर सकते हैं। और चली गई हाईलाइट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी स्विच ओवर होगा। तो एक पॉइंट आया ना, अब तुम्हें ग्राफ पे बनाना है इसको। तो ग्राफ पे बनाने के लिए हमें क्या करना है, हाँ चारों बना लो। ओ शिट, की लाइट है आप लोग के घर पे? मेरी भी चली गई थी। एकदम से थोड़ी ना चल जाता है ऑटो। क्या करना है? तेरे फोन पे चल रहा है ना, चलो ऐसे नहीं करते। मतलब सॉल्यूशंस निकालने हैं आपने, पॉइंट्स निकालने हैं ऑनलाइन, जैसे आपने 9th में किया था। x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। एक मिनट बेटा, ये हो गया, बोर्ड में लोड हो रहा है अगर ऑनलाइन वाले बच्चे। चलो अभी थोड़ा सा बोर्ड और लोड होगा। ठीक है, तो व्हाट माय फर्स्ट टास्क इज, माय फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, जैसे कि हम करते थे इन केस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू, अब वो चला था लिया जनरेटर। आपने पहला काम तो यही करना है, इन लाइंस को x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 पर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे x और y की वैल्यू आई टेक 3 2, और कोशिश करेंगे इंटीजर पॉइंट्स ले 2 1 4 3। ऐसे ही 2x प्लस वाई, इस पर इफ आई टेक x as 1, y कितना हो जाएगा 6, x as 2, y कितना हो जाएगा 4, x as 3, y कितना हो जाएगा
ठीक है। और उसके बेसिस पर विल ड्रॉ दीज लाइंस ऑन द ग्राफ। 3 नंबर का भी और 5 का भी, जहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कहा जाए। ठीक है, तो वही चीज एक समझानी मुश्किल होती है, उसको फिगर आउट करना। बस मुझे 2 मिनट दो, ये चल जाएगा अभी। मैं कहा था 10 मिनट चाहे लगा लेना, 6:20 तक चलेगा मुझे। क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो, टेस्ट आपका नहीं है, वो भी लास्ट में आकर। आई डोंट नो व्हाई, क्या हो गया है? क्लास टेस्ट है क्यों? अच्छा, कहा जा रहा है? शुक्र करो ये नहीं कहा कि मैम आपने मंडे को रखा है तो मंडे को। नेट फिर से चलना बंद हो गया क्योंकि स्विच ओवर हो रहा होगा, ये पता नहीं क्या हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है आपका। तो अब ना, मैं तो क्योंकि ये काम करती हूँ, आई विल यूज माई ग्राफिंग कैलकुलेटर। वो बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा है नेट, है ना? आराम से। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस वाई इक्वल टू 1। मेरे पास एक अच्छी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, और एक थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। आपको, अगर आपने 9th में अच्छे से ये सब किया हुआ है, ग्राफ को ड्रॉ करना, तो आपको इक्वेशंस को बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। मतलब ग्राफ को ऐसे बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल किस चीज में आती है? जो इसका नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें? शेड द एरिया बाउंड बाय दीज टू लाइंस एंड बाय एक्सिस। ठीक है, या फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड, या तो दिया होगा एक्स एक्सिस या दिया होगा वाई। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तो एक साइड इस लाइन से होगी, ठीक है, और अगर हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, और अगर हम इस लाइन की बात करें, तो ये रेड वाले पोर्शन से आ गया, जिसको आप x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपने ग्राफ पेपर पे लिखो। राइट, फिर अगर मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो दूसरा ट्राइंगल की साइड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 से होनी चाहिए। और तीसरी यहां पर कहा हुआ है वाई एक्सिस, तो तीसरी साइड वाई एक्सिस की होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? आई विल टेक वन साइड बाय वन लाइन, सेकेंड साइड बाय सेकेंड लाइन, और ये वाई एक्सिस की तीसरी साइड। तो एक ट्रायंगल बनकर अपने पास आ गया। तो आप बता सकते हो वो ट्रायंगल क्या है? ये, ठीक है, जिसके की एक ये कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, और एक ये वर्टेक्स। सो इफ आई हैव टू फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो ये वाला वर्टेक्स क्या है? अब अगर ये नहीं क्लियर है हमारे ग्राफ में या नहीं समझ में आता, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 ने वाई एक्सिस को कट किया है, तो x 0 होगा, y क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तो एक वर्टेक्स हो गया 0 8। अब ये वाला वर्टेक्स, ये वाली लाइन एक वाई एक्सिस को कट कर रही है। x 0 हो गया, y कितना हो गया? -1। ठीक है, सो दिस इज 0 -1। और एक ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, आई कैन सी 1 2 3 4।
4 पे आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो सी हो जाएगा 4 3 3 2 1 2 3, ठीक है चलो। ठीक है, तो सी पॉइंट आ गया 3 और यहां से आ गया 2। क्लियर हो गया? तो पहला स्टेप कहा जाता है शेड द ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन इसमें हो जाता है राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। और तीसरा क्वेश्चन हो जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको लोगे? बाय एक्सिस को। ठीक है, बेस हो गया 9 और हाइट देखो कितनी हो गई 3 यूनिट्स, तो हो जाएगा 27/2 स्क्वायर। समझ में आ गया? आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन में नीटनेस होती है दैट यू हैव रिटन दीज 2 लाइंस। लाइंस को प्रॉपरली ड्रॉ करके पॉइंट्स लिखते हो। फिर आपने वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना उसको आपने प्रॉपरली मार्क कर दिया। शेड कहाँ है तो नीटली उसको शेड कर दिया। उसके बाद एरिया कहाँ है तो अच्छे से उसका एरिया भी निकाल दिया। तो ये ग्राफ बहुत इजी होता है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। और ये बोर्ड पेपर में आया भी हुआ है। आई थिंक लास्ट ईयर भी अभी जो हुआ कर चुका है उसमें भी ट्रायंगल का एक क्वेश्चन आया है। समझ में आ गया? ऐसे ही अभी टाइम है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो भी कर लेते हैं। सबका ये हो गया? ऑनलाइन बच्चों समझ में आ गया ये? क्योंकि मैं इसको इरेज करने लगी हूँ अब। यस मैम। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशंस भी चेंज हो गई। x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो मेरे पास जो ब्लू वाली लाइन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर थोड़ा टाइम और हो ना तो मैं क्या करवाती हूँ, आई मार्क द पॉइंट्स, फिर उनके साथ लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये यहाँ पर आया। तो ये मेरा x माइनस वाई प्लस 1 आ गया। अब तीसरा है x एक्सिस का। तो लाइन आपको अगर पेपर में ग्राफ में ड्रॉ करनी मुश्किल आती है तो मुझे बता देना, उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है शेड द एरिया बाउंड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस देखो ये हो गई, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो एरिया क्या बना, ये फिगर क्या बनी वैसे जो ये तीनों ने इकट्ठे मिलकर एक एरिया को एनक्लोज कर दिया, तो दैट इज अ ट्रायंगल। उसके वर्टिसेस बता सकते हैं हम, a 2 3, b माइनस 1 0, c 4 0। a 2 3, b माइनस 1 0, तो आपने लिखना है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल abc, the given lines and x axis enclose an area marked abc which is a triangle। ठीक है, फॉर्म ट्रायंगल एबीसी, थोड़ा सा मेंशन कर दोगे ग्राफ अच्छा बन जाता है, उसी में मार्क्स मिल जाते हैं। देन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर a 2 3, b माइनस 1 0, और यहाँ पे एबीसी मेंशन भी कर दो, c 4 0। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा। जो भी आपको ट्रायंगल दिया जाएगा ना उसमें एक लाइन एक साइड या तो एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी, या एक साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। मतलब ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनकर नहीं आएगा आपके पास जिसका एरिया निकालना मुश्किल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा ना आपको निकालना, तो वो इस तरह की फिगर आएगी जिसमें एक साइड एक्स एक्सिस हो
एक साइड वाई एक्सिस हो या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे ऐसा कुछ बन जाए, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ताकि ऐसा कुछ बन जाए। लेकिन वो हवा में उड़ता हुआ ऐसा नहीं होगा कि जिसको हमने ये पैरेलल ना लेकर चल रहे ना, कि तीनों ही साइड्स ना ही एक्स को पैरेलल है ना ही वाई को पैरेलल, उसमें एरिया निकालना मुश्किल हो जाता। समझ में आ गया? तो अब इसका एरिया भी निकाल लो। तो बेस कितना है, बी और सी 5, एंड व्हाट इज द हाइट? समझ में आ गया? एनसीईआरटी के ग्राफ वाले क्वेश्चन और इसके भी बाकी क्वेश्चंस आप देख लेना ऑनलाइन में। तो समझ में आ गया? यस मैम। तो समझ में आ गया? यस मैम। मंडे को टेस्ट होगा।